मान लो आप एक जॉब करते हो 40,000 का और आपको ये जॉब छोड़ना है, आपको स्विच करना है कंपनी, है ना। चाहे रीज़न जो भी हो, आपका वो कंपनी आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपका मैनेजर खराब है ना, सैलरी आपको ठीक से नहीं दे रहे, तो जब कोई भी स्विच करता है वो एटलीस्ट ये तो एक्सपेक्ट करना है कि कंपनी बेटर है ना। दूसरा कि एटलीस्ट जितना मेरा करंट सैलरी है उतना मुझे वो कंपनी दे रहा है, या फिर थोड़ा बहुत हाइक, मोस्टली तो हाइक ही होता है जब आप स्विच करते हो। ऐसा कोई एम्प्लॉय आपने देखा है जो 40,000 का जॉब छोड़ के 15,000 के जॉब के लिए सेटल हो गया? 40,000 का जॉब स्विच करके 15,000 के जॉब के लिए वो एग्री कर लिया, वो भी खुशी खुशी। ऐसा कब होता है और क्यों होता है? पहला रीजन कि जो पहला कंपनी था उसको आपको फायर कर दिया, है ना, कि आप काम के लायक हो ही नहीं, आप वाहियात हो, घटिया हो, इतना खराब हो, कोई भी कंपनी आपको जॉब देना नहीं चाहता, तो आपको जो जॉब मिल गया आपने वो ले लिया। और तो कोई रीजन हो ही नहीं सकता, कोई पागल ही होगा। आपने ऐसा कभी हुआ है कि कोई दोस्त आपका हायर सैलरी का जॉब छोड़ के, अनटिल अनलेस ही इज डूइंग समथिंग न्यू स्टार्टअप और कुछ, है ना, हायर सैलरी का जॉब छोड़ के हाफ से भी कम सैलरी में वो सेटल हो गया कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है? और दूसरा सवाल, अगर जो नया कंपनी है वो अगर 40,000 वाले सैलरी वाले बंदे को 15,000 में हायर कर रहे हैं, उसके भी मन पे भी डाउट होगा ना कि ये बंदा इतना कम सैलरी से क्यों हमारे पास आ रहा है, कुछ तो मतलब फॉल्ट है इस बंदे में, मैं क्यों रखूं इसको अपने टीम में, है ना। तो ऐसा तभी होता है कि जब आप जो दूसरे टीम पे आप जा रहे हो, दूसरे कंपनी पे, उसका मैनेजर सीओ आपका दोस्त है कि अरे इसको और कौन ही लेगा, हम नहीं लेंगे, तो है ना। तो यही लॉजिक बनता है, और तो कोई लॉजिक है नहीं मेरे हिसाब से कि कोई भी 40,000 वाला सैलरी वाला बंदा, है ना, वो 15,000 की सैलरी के लिए सेटल हो जाए। आईपीएल की हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऋषभ पंत 27 करोड़ से कट ऑफ करके 14 करोड़ में दिल्ली में जा रहे हैं खुशी खुशी। 14 करोड़ में, आई मीन ऐसा बिजार ट्रेड शायद मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा होगा कहीं भी, इतना बिजार। और इसका रीजन एक ही है कि ऋषभ पंत चाहता कि उनका वैल्यू अगर 27 करोड़ का है, 27 करोड़ नहीं, मान लो 25 करोड़ का भी है, वो कहता ना मैं ऑक्शन में जाता हूं, कोई बेटर टीम मुझे ले लेगा, कोई बेटर टीम मुझे ले लेगा, केकेआर, मुंबई, आरआर, एसआरएच, कोई तो ले ही लेगा, सीएसके, इतने टीम है, ऑक्शन में जाता हूं ना। क्यों कोई अपना 13-14 करोड़ का नुकसान करवा के ट्रेड में चला जाएगा? आप मुझे रीजन बता दो। क्योंकि ऋषभ पंत को पता है इस फॉर्मेट में आज के दिन वो एग्जिस्ट करता ही नहीं, ही इज नॉट एट ऑल रिलेटेबल, नॉट एट ऑल रिलेटेबल। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस आईपीएल हिस्ट्री में सबसे गंदा ट्रेड ये है कि ऋषभ पंत एलएसजी से दिल्ली आ रहे हैं और कुलदीप यादव दिल्ली से एलएसजी जा रहे हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि किसका फायदा हुआ, किसका लॉस? मुझे लगता है कि दिल्ली का डबल लॉस हुआ है और एलएसजी का डबल फायदा हुआ है। सबसे बड़ा फायदा तो आपको, अगर एलएसजी कुलदीप को ना लेके भी ऋषभ पंत को छोड़ देता तो भी उनके लिए फायदा था। समझ में आ रहे हैं आप चीज को? आप इस चीज को समझो, डबल फायदा हुआ एलएसजी को। एक तो ऋषभ गया, ऊपर से कुलदीप आया, और दिल्ली को डबल नुकसान। कुलदीप जैसा वन ऑफ द बेस्ट व्हाइट बॉल स्पिनर को छोड़ दिया, ऊपर से ऋषभ पंत आया। तो इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, डबल प्रॉफिट एंड डबल लॉस। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूं। कोइंसिडेंटली एलएसजी के 2 फील्ड कैप्टन दिल्ली में आ चुके, और मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों दिल्ली इस शानदार ट्रेड के बाद अगले साल भी ट्रॉफी का स्मेल भी नहीं सूंघ पाएगा, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। सोचने की कोशिश करता हूं क्यों दिल्ली को ऐसा ऋषभ पंत चाहिए। मतलब आप जब भी कोई टीम को देखते हो ना, आपको लगता है ना कि चलो इस हिसाब से हम खराब करें तो हमेशा वो प्लेयर चाहिए जो हमारा वीकनेस है उस पे आके वो थोड़ा वैल्यू एड ऑन करेगा। ऋषभ पंत क्या वैल्यू एड ऑन करता है वो समझने की कोशिश करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा दिल्ली पिछले साल खराब क्यों किया है, पिछले 2 सीजन खराब क्यों हुआ है। ठीक है, एक तो मुझे लगता है कि दिल्ली की खराब कैप्टनसी की वजह से दिल्ली ने खराब किया। अक्षर पटेल कैप्टनसी बहुत ही डिफेंसिव था, नहीं, ही वाज नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, तो क्या ऋषभ पंत कैप्टन बन रहा है? बिल्कुल नहीं। तो आपने तो आपका जो मेजर फ्लॉ था कि दिल्ली ने खराब क्यों किया 2 सीजन की, आपका कैप्टन खराब था, तो आपने उस प्रॉब्लम को आपने एड्रेस बिल्कुल नहीं किया ऋषभ पंत को लाके। दूसरा, आपका मैनेजमेंट बहुत ही खराब था। हेमंत बदन के बारे में और बात करना नहीं चाहता हूं, उसको आपने एड्रेस कर लिया कि युवराज सिंह आ रहा है एज ए हेड कोच इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड गांगुली इज कमिंग बैक टू दिल्ली फ्रेंचाइज। ठीक है, तो उसने आपको एड्रेस कर लिया। तो ऋषभ पंत आने से मैनेजमेंट का तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, आपने कैप्टन ऋषभ पंत को बनाना है। फिर दिल्ली और क्या क्या रीजन था क्यों खराब किया अगला पिछला 2 सीजन क्यों खराब किया? उनके इंडियन पेसर्स अच्छा नहीं कर रहे थे। इस बार भी आप देखोगे तो
एंगडी ने बेहतरीन किया, स्टार्क ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो इंडियन पेसर्स है मुकेश, अकीब, नटराजन, उनका परफॉर्मेंस खराब था। तो क्या क्या आपने एक इंडियन पेसर लाया अच्छा खासा, वो आपने नहीं किया, वो आपने नहीं किया। अगर कुलदीप को देखा आप शामी को लाते तो मानता कि क्या बेहतरीन ट्रेड है ना, नहीं किया आपने, आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया आपका। फिर आपका क्या प्रॉब्लम था, आपका प्रॉब्लम था आपके पास बैट्समैन सबके सब टॉप ऑर्डर के भरे पड़े। और मैं आपको 2025 में लेके जाता हूं, 2026 आईपीएल शुरू होने से पहले दिल्ली ने और एक घटिया ट्रेड किया था, और एक घटिया ट्रेड की डोनावन फेरेरा जो अपने कैरियर की पिक पे चल रहा था उसको दे दिया राजस्थान को, और उनसे ले लिया नीतीश राणा। अब नीतीश राणा खराब प्लेयर नहीं है, आपने क्या किया, एक फिनिशर जो ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है स्पेशली आईपीएल के लेवल में, जो अच्छा कर सकता है, उसको जाने दिया। आपने एक टॉप ऑर्डर का बैट्समैन या फिर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन ढूंढ लिया जो आपको आसानी से कहीं से भी मिल सकता है। और आप परफॉर्मेंस देख लो, इन्होंने क्या किया, डोनोवन फेरेरा को जाके नीतीश राणा को लेके आए और उन्होंने बेस प्राइस पे डेविड मिलर को ले लिया एज ए फिनिशर। आप स्टैट्स कंपेयर कर लो, डोनोवन फेरेरा का ये सीजन, नीतीश राणा का ये सीजन और डेविड मिलर के सीजन, आपको पता लग जाएगा कौन बेस्ट थे और इस ट्रेड में किसको फायदा हुआ किसको लॉस, आपको साफ साफ पता लग जाएगा। और अगर आप नीतीश राणा को ट्रेड से लेके आए हो तो भरोसा दिखाओ ना, उसने 5 मैच नहीं खेला है, 14 के 14 मैचेस नहीं खेला है। क्यों नहीं खेला? डेविड मिलर 14 के 14 मैचेस नहीं खेला है, क्यों खेला है? डोनावन फेरेरा को जाने देना हैज टू बी वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेड, और आपने और एक वर्स्ट ट्रेड करके दिखा दिया बैक टू बैक 2 सीजन में ऋषभ पंत को लाके। ठीक है, आप दिल्ली की प्रॉब्लम समझते हैं। पिछला सीजन का अगर स्क्वाड देखोगे, पूरे स्क्वाड में टॉप ऑर्डर के बैट्समैन भर के रख दिए। केएल राहुल, बेन डकर, वो आया नहीं अलग बात है, पाथुम निशंका, नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, सलील अरोरा, सलील अरोरा क्या नाम है जो भी है, जिसको भुवनेश्वर कुमार ने साहिल पारेख, आई एम सॉरी, साहिल पारेख, करुण ने जो नंबर 3 पाया टॉप ऑर्डर, समीर रिजवी जो नंबर 3 पे 3-4 मैचेस बैटिंग किया टॉप ऑर्डर, और कौन है? अभी आपने ऋषभ पंत को लिया है, और मैं कह रहा हूं ऋषभ पंत टॉप ऑर्डर पे आ सकता है। ईएसपीएन ने कोट किया है कि ऋषभ पंत 2026 के आईपीएल में पूरे सीजन ओपनिंग करना चाहता था, लेकिन टॉम मूडी और जस्टिन लेंगर ने बांध के रख दिया उसको कि नहीं भाई तू टीम को और मत डुबा। तो उसको पसंद नहीं आया कि मैनेजमेंट से इंटरफेयर कर रहे, कोचेस इतना इंटरफेयर कर रहे, उसको तो ओपनिंग ही करना था। ठीक है, और उसने पहले मैच में बोला भी था कि मैं ओपनिंग करूंगा, श्योर हूं या श्योर नहीं हूं 100%, लेकिन मैं टॉप ऑर्डर पे पूरा सीजन बैटिंग करूंगा 100% श्योर है। ऋषभ पंत ने कहा भी था पहला मैच पे जाके, आप देख भी सकते हो, क्रिक बस आपको मिल भी जाएगा वो पोस्ट मैच पे। ठीक है, तो ऋषभ पंत को एलएसजी में ओपनिंग करने नहीं दिया, उस बात से वो गुस्सा थे। ये ईएसपीएन क्रिकेट ने कोट किया। तो ऋषभ पंत अगर दिल्ली में आ रहा है तो क्या उनको ओपनिंग करने को मिलेगा? तो फिर दिल्ली का टॉप ऑर्डर फिर से इतना पैक्ट हो गया। ऋषभ पंत, निशंका, केएल राहुल, अभिषेक पोरेल जो बेहतरीन डोमेस्टिक सीजन के साथ आया था, उसको इसी सीजन नहीं खिलाया, तो मतलब अगला सीजन भी नहीं खिलाओगे। नीतीश राणा, तो क्या दिल्ली अपने कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? ट्रिस्टन स्टॉप्स मिडिल ऑर्डर का सबसे बड़ा वीकनेस। आशुतोष शर्मा एक बेहतरीन फिनिशर को अपने स्क्वाड में रखा था, जो भी मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस मिस किया है। आपको चाहिए था एक पावर हिटर, लोअर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, या फिर एक बेहतरीन फिनिशर। आपने क्या ऋषभ पंत आज के दिन फिनिशर है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ऋषभ पंत क्या है एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में किसी को नहीं पता, बट ऋषभ पंत ना ही एक फिनिशर तो नहीं है। तो ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करेगा, मैं ये मान के चल रहा हूं, या फिर ओपनिंग करेगा। तो मतलब आप पाथुम निशंका को भी अगले साल बैक नहीं करोगे, आप अभिषेक पोरेल को भी बैक नहीं करोगे, आप नीतीश राणा को भी बैक नहीं करोगे। अगर मैं कुल मिला के एक प्लेइंग 11, एक राफ प्लेइंग 11, प्लेइंग 12 बनाने की कोशिश करता हूं दिल्ली का अगले सीजन के लिए, तो ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि ऋषभ पंत के आने से क्या वैल्यू एड होता है, ऋषभ पंत आने से क्या कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अल्टीमेटली आप ट्रेड इसलिए करते हो ना कि आपका प्रॉब्लम कोई सॉल्व हो जाए, फालतू का प्रॉब्लम मतलब ट्रेड तो नहीं करते ना आप। अगर आपको इंडियन कीपर चाहिए तो आप ट्रेड कर लेते हो, इंडियन के मुझे एक बॉलर चाहिए, एक स्पिनर, जैसे राजस्थान को चाहिए था एक स्पिनिंग ऑलराउंडर, है ना, एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, उनका ट्रेड बहुत अच्छा था, उन्होंने संजू सैमसन को जाने दिया क्योंकि संजू उनको चाहिए नहीं था, उनको वैभव सूर्यवंशी मिल गया था, टॉप ऑर्डर उनका पैक्ट है, जयसवाल अच्छा कर रहे हैं ना, और उनको कैप्टन मिल गया रियान पराग में। उन्होंने क्या किया, एक जडेजा एक स्पिनर ले लिया जो अच्छा खासा थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है एज ए फ्लोटर भी, और उन्होंने सैम करन को ले लिया। तो ट्रेड यूजुअली ऐसे होता है। और सीएसके को चाहिए था एक बेहतरीन विकेट कीपर, इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन, और संजू से बेटर कौन मिल सकता था उनको। ठीक है, एक बार दिल्ली का प्रोबेबल 11, 12, 13 समझ के देखते कि ऋषभ पंत क्या वैल्यू एड ऑन कर रहा है। केएल राहुल और अभिषेक पोरेल को आप ओपनिंग करवाते हो, या फिर निशंका मान लेते हैं। नंबर 3 पे नीतीश राणा, 4 पे ऋषभ पंत, या फिर 3 पे ऋषभ पंत क्योंकि उनको टॉप ऑर्डर में खेलना पता नहीं क्यों, और 4 पे राणा, 5 पे स्टब्स या मिलर में से कोई एक मान लेते। फिर 6 पे अक्षर, 7 पे आशुतोष को मैं मानता हूं अगले दिन आप हर मैच खिलाओगे। 8 पे विप्रश निगम, उसका भी मिसयूज ही किया है।
फिर 9 पे एंगेडी, 10 पे आकिब या मुकेश में से कोई, 11 पे माधव तिवारी ऊपर ही आएगा, मान लेते हैं माधव तिवारी, मैं बस राफली आपको बोल रहा हूं। फिर 12 में स्टार्क का जगह नहीं बनेगा, स्टार्क तो आएगा ही नहीं खेलने, क्योंकि वो बीजीटी खेलेगा 2 महीना, फिर एशेस खेलेगा 2 महीना, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेगा 2 महीना, वो तो आएगा ही नहीं। दिल्ली का मेजर इशू है, उनको एक बेहतरीन पेसर चाहिए था डेथ बॉलिंग के लिए, क्योंकि नटराजन ने इस साल बहुत ही खराब किया है और 10 करोड़ का प्लेयर है वो। तो आपको एक बेहतरीन डेथ बॉलर पे इन्वेस्ट करना चाहिए था, या फिर ऐसा कुछ ट्रेड होना चाहिए कि आपको एक बेहतरीन डेथ बॉलर मिल जाए, या फिर एक पावर हिटर फिनिशर मिल जाए। दिल्ली के लिए सबसे बेस्ट होता कि वो कोई छोटा मोटा प्लेयर छोड़ के पंजाब से पूछता कि मुझे मिचेल ओवेन दे दो, क्योंकि पंजाब ऐसे भी मिचेल ओवेन को अंडर यूटिलाइज कर रहा है, खिला भी नहीं रहा है, ऑलमोस्ट 2 सीजन से है ना मिचेल ओवेन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बेहतरीन फिनिशर आप उसको ग्रूम कर सकते हो। तो दिल्ली एक काम भी कर सकता है कि सस्ते में मिचेल ओवेन को ट्रेड कर लेते, फिर एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता कि हमारा डाउन ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर फिनिशर बेहतरीन है। आप मुझे टीम देख के बताओ, अगर ये मिडिल ऑर्डर ऐसा है, स्टब्स, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, आपको कितना भरोसा देता है? आपको 2027 वाले T20 के हिसाब से क्या स्टैंडर्ड मिडिल ऑर्डर ये है? स्टब्स पिछला ये सीजन 127 के स्ट्राइक रेट से खेला आईपीएल में, पिछला 2-3 सीजन उठा लो इंटरनेशनल T20 में उसका 120-125 का स्ट्राइक रेट है। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से वो ड्रॉप हो चुका था। अक्षर पटेल जितना भी अच्छा कर ले, 150 के स्ट्राइक रेट हाईएस्ट रहेगा उसका, उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। अक्षर पटेल 600 रन और 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग नहीं करेगा ना। फिर ऋषभ पंत जिसका पिछले 2 सीजन आईपीएल में 28 और 24 का एवरेज था, जिसका स्ट्राइक रेट 140 टच नहीं कर पा रहे, जिनका बेस्ट सीजन आईपीएल में 2018-2019 था, है ना। 2024 में उनका बिलो, अगर 2024 का भी स्टैंडर्ड देखोगे T20 में आईपीएल में, उस हिसाब से भी उनका परफॉर्मेंस बिलो एवरेज था। उस बैट्समैन को आप मिडिल ऑर्डर पे लेके आए हो, तो अक्षर पटेल, ऋषभ पंत, स्टब्स, डेविड मिलर अगर आपका मिडिल ऑर्डर है, या फिर माधव तिवारी, क्या आपको देख के डर लगता कि हाँ यार क्या है मिडिल ऑर्डर? तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि ऋषभ पंत दिल्ली में आके क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। कोई पर्पस था ही नहीं, दिल्ली इससे बेटर किसी को भी ले सकता था। कोई बेहतरीन पेसर, क्योंकि शार्क नहीं खेलेगा, कोई बेहतरीन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, या फिर कोई बेहतरीन फिनिशर मिचेल ओवेन जैसा फोर्स करके ले सकते हैं पंजाब से। आपने क्या किया? आपने लिया है ऋषभ पंत को, व्हिच मेक्स नो सेंस इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग लॉजिक। मैं मान भी लेता हूं ऋषभ पंत का 2027 का सीजन बहुत अच्छा जाएगा। कितना अच्छा जाएगा? 600 रन 200 के स्ट्राइक रेट से आएगा? नहीं आएगा। आज के दिन डोमेस्टिक पे कोई प्लेयर को आप उठा लो, वो भी आपको पास जैसा पिच आईपीएल में बनता है 450 to 500 रन 150 के स्ट्राइक रेट से कोई भी मार के दे सकता है, कोई भी मार के दे सकता है। क्या आपने इसके लिए कुलदीप को जाने दिया? वन ऑफ द वर्स्ट bizarre ट्रेड ऑफ ऑल टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। मैं रेडिट पे एक बहुत ही फनी चीज पढ़ रहा था, किसी ने कहा कि ऋषभ पंत को एक्चुअली दिल्ली 1 रुपए नहीं दे रहा है। बहुत ही फनी चीज लिखा है उसने कि दिल्ली तो एक्चुअली ऋषभ पंत को 1 रुपए भी नहीं दे रहा है, उल्टा जो ऋषभ को 27 करोड़ एलएजी से मिला था उसमें से 13 करोड़ पर्थ जिंदल को दे रहे हैं कि भाई 13 करोड़ तो मुझसे रख ले, लेकिन मुझे तो दिल्ली में रख लो। और दिल्ली में क्यों? क्योंकि फ्लैट से फ्लैट पिचेस मिलेगा, और मैं अगर 14 मैचेस खेल लूंगा तो क्या पता मैं अच्छा करके इंडिया के व्हाइट बॉल क्रिकेट में कमबैक कर लूं फ्लैट पिचेस पे खेल के। ऐसा रेडिट पे किसी ने लिखा है फनी तरीके से, ठीक है। आई डोंट नो, बट आई एम सॉरी टू से, आज के दिन क्रिकेट जिस हिसाब T20 क्रिकेट जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, इट मेक्स नो सेंस कि दिल्ली की जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सब, एक भी प्रॉब्लम ऋषभ पंत आके सॉल्व नहीं कर सकता है, एक भी प्रॉब्लम। फिर से वही होगा, आप लोग को देखने को मिलेगा कि नीतीश राणा 14 मैचेस नहीं खेल रहे, अभिषेक पोरेल 14 मैचेस नहीं खेल रहे, स्टाब्स 14 मैच नहीं खेल रहे, आशुतोष 14 मैचेस नहीं खेल रहे। वही होगा शफल, 5 मैच खेल के बिठा दिया, 6 मैच में किसी और को ट्राई कर लिया, 7th मैच में किसी और को ट्राई कर लिया। तो दिल्ली अगले साल, मुझे इतना भरोसा कि अगले साल भी वो ट्रॉफी सूंघने का उनको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बोलता हूँ कुलदीप यादव का। अब अश्विन की तमिल चैनल पे एक बंदा है पीडॉग, है ना, शायद वो एक टाइम पे डेटा एनालिस्ट था और परफॉर्मेंस कोच भी था, आरसीबी का भी था, साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल टीम का भी था, और बहुत सारी टीम का भी एक टाइम पे राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, क्या नाम था उनका भी था। जो भी है, पीडॉग को सब जानते हैं ना, इज ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड, ठीक है। अश्विन से बेटर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज नॉट एज अ क्रिकेटर, एज अ क्रिकेटिंग माइंड में बात कर रहा हूँ। जो अश्विन तमिल चैनल पर शायद 1-1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया था कि सीएसके अगले सीजन क्या बेटर कर सकते हैं। तो उसमें पी डॉग ने अपने स्टार्टिंग पे ही कहा था कि सीएसके को कुलदीप ट्रेड कर लेना चाहिए दिल्ली से। तो अश्विन हंस दिया, अश्विन ने कहा कि पागल है क्या तू, दिल्ली क्यों कुलदीप जैसे वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर को छोड़ देगा, क्यों छोड़ देगा? दिल्ली पागल है कि तू पागल है?
तो पीडॉक का रिप्लाई ये था, तू कभी कुलदीप से तो पूछ क्या वो दिल्ली में रहना चाहता है। कुलदीप जैसा बेस्ट व्हाइट बॉल स्पिनर, अगर उसको दिल्ली की मैनेजमेंट बैक नहीं कर रहे एक खराब सीजन के बाद, कुलदीप जैसा स्पिनर वो दिल्ली में रहना चाहेगा ही नहीं। वो एग्जैक्टली बात पीडॉक का सही निकला 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर सही निकला। और ये पहला बार नहीं जब पीडॉक ने कोई टैलेंट को बहुत पहले पहचान लिया, फिर कोई ट्रेड को वो मतलब इशारा कर दिया कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है। तो आगे कुलदीप, अश्विन को भरोसा नहीं था। अगर अश्विन का रिएक्शन जाकर देखोगे कि दिल्ली कुलदीप को छोड़ ही सकता है, लेकिन दिल्ली सब कर सकता है। जो डोनोवन फेरेरा को छोड़ सकता है, कुलदीप को छोड़ने में वो सोचेगा भी नहीं, ठीक है। अब कुलदीप के आने से कितना फायदा एलएसजी को है वो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, इसे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है जितने भी स्पिनर्स ने इस आईपीएल 2026 के आईपीएल में 10 ओवर्स डाला है उसमें सबसे खराब स्टेट्स कुलदीप का है। लेकिन एकना के स्टेडियम में स्पिनर को थोड़ा बहुत मदद मिलता है आज के दिन भी, और स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ा है, तो कुलदीप अच्छा कर सकता है। ही इज ए ग्रेट, वन ऑफ द बेस्ट व्हाइट बॉल स्पिनर ऑफ लास्ट 5-6 ईयर्स विदाउट एनी डाउट, ठीक है। दूसरा चीज, ऋषभ के जाने से उनका 13-14 करोड़ का पर्स खाली हो गया। और सबसे बेहतरीन चीज जो उनके साथ हुआ है, मैं क्यों बोल रहा हूं कि एलएसजी के साथ डबल फायदा हुआ है। ऋषभ पंत ने सिर्फ अपने बारे में सोचा था पूरा सीजन, मुझे ओपनिंग करना है, मुझे टॉप ऑर्डर करना है, शहबाज को नहीं खिलाया, उसको नहीं खिलाया। एक प्लेयर है अक्षत रघुवंशी, शायद 2 या 3 मैच खेला एलएसजी के लिए, वो भी नंबर 5-6 पे, जो उसका पोजीशन नहीं है। ऋषभ पंत के जाने से अगर आप देखोगे कुल मिला के टॉप 5 टॉप 6 कैसा होने वाला है एलएसजी का। मार्च के साथ इंग्लिश आएगा ओपनिंग करने, नंबर 3 पे अक्षत रघुवंशी आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। मैंने उस बंदे को हर मैच पे देखा, इस बार एमपी टी20 में आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है। अगर आप उसको ग्रूम करके दे सकते हो, वो एक बेहतरीन वेपन बन के निकलेगा अक्षत रघुवंशी, जिसका जगह नहीं बन रहा था ऋषभ पंत के लिए। ऋषभ पंत के लिए अच्छे से अच्छे डोमेस्टिक प्लेयर एलएसजी खिला नहीं पा रहे थे बैटिंग पोजीशन में। फिर निकोलस पुरन, मुकुल चौधरी और 1-2 डोमेस्टिक प्लेयर को आप खरीद के, मार्करम ऑलरेडी है इस टीम में, आप एक बेहतरीन पावर हाउस बना सकते हो टी20 में। तो ऋषभ पंत के जाने से बैटिंग ऑर्डर बहुत सॉलिड हो जाएगा, प्लेयर्स का बेटर यूटिलाइज होगा, इनके पेस यूनिट ऑलरेडी बेहतरीन है, वन ऑफ द बेस्ट है एलएसजी के पास। और स्पिनर में कुलदीप यादव आ गया, इससे बेटर एलएसजी का तो हो ही नहीं सकता था। इट्स ए फाइन ट्रेड। ईएसपीएन क्रिकेट ने ये भी कोट किया कि एक्चुअली एलएसजी चाहता था कि केकेआर को ऋषभ पंत दे दे, वो तैयार था ऋषभ पंत को लेने के लिए, लेकिन गोइंका ने मांग लिया था नारिन और वरुण में से कोई एक, तो ये तो कभी नहीं देंगे, है ना। तो वेंकी बेसन ने कहा भाग इधर से, तो इन्होंने दिल्ली से पूछ लिया कुलदीप यादव दे दो, और मिल भी गया। तो दिल्ली, आई थिंक दे आर डिगिंग देयर ओन ग्रेव। और आप कोई भी क्रिकेटिंग लॉजिक से ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो मुझे कि ऋषभ पंत दिल्ली में आके क्या वैल्यू एड ऑन कर सकता है। अब कोई कहेगा ऋषभ पंत का बेस्ट सीजन दिल्ली के साथ आया था, वाह, 2018 में, 2019 में, वेरी गुड, ठीक है। ये जो डिसीजन है ना ऋषभ पंत का कि ऑक्शन में ना आके ट्रेड में बिक जाऊं कम प्राइस में, ट्रेड में चले जाऊं कम प्राइस में, वो भी अपना फायदा देखा, क्योंकि दिल्ली से अरुण जेटली से बेटर पिचेस उसको नहीं मिलेगा बैटिंग करने को 14 मैच पे, और इससे बेटर पिच उसको ऐसा वानखेड़े में या फिर कहाँ पे मिलता, वानखेड़े में मिलता या फिर हैदराबाद में मिलता। और हैदराबाद में तो ऋषभ पंत का जगह कहीं से नहीं बनेगा, ना ही मुंबई, रायन रिकल्टन ये सब छोड़ के ऋषभ पंत को एटलीस्ट जगह दे पाएगा। मुंबई का भी मिडिल ऑर्डर इज नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। मुंबई को शायद एक बेटर कैप्टन चाहिए होगा अभी के लिए, और थोड़ा अपने बड़े प्लेयर को मैनेज करना चाहिए, ठीक है। तो ऋषभ पंत ने अपना बेस्ट ऑप्शन चुन के, अपना हिस्सा चुन के वो चला गया दिल्ली में। ऋषभ पंत को खुद के पर्सनल हिसाब से बहुत फायदा है इस ट्रेड से, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस ट्रेड से सिर्फ और सिर्फ एलएसजी को फायदा हुआ है, दिल्ली को डबल लॉस। और मैं श्योर हूं दिल्ली अगले साल भी ट्रॉफी नहीं उठा सकता, इतना गारंटी मैं आपको दे सकता हूं अभी के लिए, ठीक है। अब आते हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के ओडीआई सीरीज में। थोड़ा सा सीरीज को आपको समरी कर देता हूं। 4 मैच खेला है अफगानिस्तान ने इस सीरीज पे, 1 टेस्ट मैच, 3 ओडीआई मैच। देखने लायक एक मैच नहीं था, अगर आप वो 25 ओवर का ओडीआई छोड़ दो, एक मैच देखने लायक नहीं है। एंड जो भी मैं बोलने वाला हूं आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया में अफगानिस्तान क्रिकेट के बहुत सारे फैंस है, होना भी चाहिए क्रिकेट के फैंस, हर जगह हर टीम को सपोर्ट करना चाहिए। क्या क्रिकेट खेला अफगानिस्तान, मुझे एक बताओ। टेस्ट मैच खेलने आया, फॉलो ऑन 3 ओडीआई मैचेस हुआ है, एक भी मैच पे पूरे ओवर बैटिंग नहीं कर पाया। इट्स वेरी शेमफुल कि 2026 में फ्लैट से फ्लैट पिचेस पे हमने उनको खिलाया है, फ्लैट से फ्लैट पिचेस पे पूरा ओवर बैटिंग नहीं कर पा रहे। कल 44 ओवर बैटिंग किया, सेकंड ओडीआई में 44 ओवर बैटिंग किया। पहला मैच धर्मशाला के फ्लैट पिच में, 25 ओवर का मैच था, उधर भी 25 ओवर पूरा खेल नहीं पाया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2026 में एक टीम जो ओडीआई में पूरा ओवर बैटिंग नहीं कर पा रहा, मैं देख भी रहा आप कितना रन बनाओ, आप 200 रन बनाओ, पूरा ओवर बैटिंग तो करना चाहिए ना ओडीआई फॉर्मेट में, वो भी नहीं हो रहा। और अफगानिस्तान कोई नया टीम नहीं है, अफगानिस्तान स्कॉटलैंड इटली नहीं है, नेपाल नहीं है, अफगानिस्तान है।
इतना खराब क्रिकेट, लात मार के बॉल को बाउंड्री की पार पहुंचा देना। बैकअप के फील्डर फील्डर थ्रो मार रहा है, बैकअप का जो फील्डर है वो नागिन डांस कर रहा है, उसके नीचे से बॉल निकल जा रहा है, इजी कैसे छोड़ना, बॉलिंग खराब, बैटिंग खराब। एक मैच देखने लायक नहीं था कि आप बैठ के 100 ओवर देखोगे। और इसलिए मुझे गुस्सा मुरली करते पे आया है टॉस पे, जिन्होंने कहा कि नहीं तू बैटिंग ले ले, कैप्टन को बोलते रहे नहीं प्लीज डोंट टेल मी यू आर फील्डिंग फर्स्ट। अरे हमारा बैटिंग आता और 5 रन ठोकते हम, एटलीस्ट फिर से ईशान किशन का सेंचुरी देखने को मिलता, क्या पता श्रेयस अय्यर का सेंचुरी देखने को मिलता। ये मौका ही नहीं मिला। कैप्टन पे प्रेशर डाल बोल रहा हूं कि नहीं पहले बैटिंग कर ले तू, क्योंकि हम क्रिकेट देख ही ना सके। ठीक है, आई मीन और 2 प्लेयर का नाम लूंगा मैं, एक मोहम्मद नबी, एक रशीद खान। इनको ब्रेक लेना चाहिए, एक लंबा सा ब्रेक लेना चाहिए, खुद को रेस्ट देना चाहिए और थोड़ा सा फ्रेश होकर आना चाहिए। राशिद खान को आपने लास्ट कब देखा कि राशिद के आने से बैट्समैन थोड़ा सोचता कि नहीं राशिद आया थोड़ा देख के खेलता हूं? कब देखा लास्ट आपने कि बैट्समैन थोड़ा बहुत सोचता है? और राशिद लास्ट टाइम कब फ्लैट पिचेस पर अच्छा बॉलिंग किया था? जो भी रीजन है, सर्जरी की वजह से अच्छा नहीं कर रहा है, जो भी, जैसे ब्रेक ले लो ना, थोड़ा ब्रेक लेके आओ यार। नाबी सिर्फ ओडीआई में ब्लाइंड स्लॉगिंग कर रहा है आज के दिन, ओडीआई में ब्लाइंड स्लॉगिंग। ये टीम, आई एम सॉरी टू से, 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं कर सकता। अगर ऐसे फ्लैट पिचेस पे बैटिंग नहीं हो रहा है, साउथ अफ्रीका में क्या बैटिंग करेंगे लोग? और ये तो हमारा फुल बॉलिंग यूनिट है भी नहीं अपना अपना। बुमराह नहीं है, हार्दिक नहीं है, कोई ठीक से खेल भी नहीं रहा है, फिर भी ऐसा हाल है। नया बॉलर से प्रिंस यादव, गुरनूर ब्रार, 2 बॉलर तो बिल्कुल नया, एक प्रसिद्ध कृष्णा जो रन देता है। मैं थोड़ा सा इंडिया की बैटिंग पे आता हूं। मैंने पिछले वीडियो पे कहा है कि मैं तो चाहता हूं चाहे कोई इंजर्ड हो, कोई ब्रेक ले, जो भी प्लेयर रिप्लेस करे वो भी आके रन मारे। इससे बेटर इंडियन क्रिकेट के लिए, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कि जिसको भी मौका मिल रहा है वही रन मार रहा है। ईशान किशन को मौका मिला, वो रन मार रहा है। जसवाल को देख लो, पिछले 4 ओडीआई इनिंग्स पे, 4 या 3 ओडीआई मैच पे 2 सेंचुरी बना के बैठा है। इससे बेटर क्या होगा? और मैं देख रहा हूँ, मैं हमेशा ऐसे इंटरनेट पे होता है कि रोहित शर्मा के फैंस चाहते हैं कि जसवाल अच्छा ना करे ताकि रोहित अच्छा करे और रोहित का जगह कंफर्म हो जाए। जसवाल के फैन चाहते हैं कि रोहित अच्छा ना करे, जसवाल सेंचुरी मारे और जसवाल का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि टफ होगा दोनों के लिए एक साथ 15 मेंबर के स्क्वाड में जगह बनाना ओडीआई वर्ल्ड कप को देखते हुए। लेकिन मैं चाहता हूँ सब रन मारे यार। और मुझे बहुत बुरा लगा कि रोहित शर्मा ईजी सेंचुरी कल मिस कर दिया, बनता था वो सेंचुरी करना। अब इससे बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता। और 14 महीना बाकी, आप देख लो, ईशान रन मार रहा है, गिल रन मार रहा है, विराट कोहली आएगा वो रन मारेगा। ठीक है, इन 14 महीने में कोई ब्रेक लेगा, कोई बुखार की वजह से मैच मिस करेगा, तो हो सकता है कि आप कंसिडर करोगे ऋतुराज गायकवाड को, जैसा परफॉर्मेंस वो पुट कर रहे हैं। वो जब भी लास्ट मौका मिला था कि 4 नंबर पे खेलने का श्रेयस अय्यर की जगह, वो आके सेंचुरी मार के चला गया। हो सकता है कि जिम्बाब्वे इंडिया में आने वाला है, वेस्ट इंडीज इंडिया में आने वाला है, श्रीलंका इंडिया में आने वाला है इन 14 महीने में। हो सकता है वैभव को एक मौका दो। वैभव के बारे में कल हम ज्यादा बात करेंगे। हो सकता है वैभव आके सेंचुरी मार दे। जो भी मौका मिलेगा वो ही रन मार सकता है इंडिया की टीम से, और इससे बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक ही प्लेयर मैं चाहता हूं कि वही ब्रेक वेक ना ले, वो है विराट कोहली। मैं चाहता हूं वो एक पैर में खेले, क्योंकि उनका 100 सेंचुरी करना बहुत जरूरी है मेरे लिए। क्योंकि मैंने 2012-13 में बैट लगा दिया था एक दोस्त से कि विराट कोहली 100 सेंचुरी करके ही रहेगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं हार जाऊं उस बैट पे। तो मैं चाहता हूं विराट कोहली हर मैच खेले। और मैं ये नहीं चाहता हूं, मेरा बोलने का मतलब नहीं मैं चाहता हूं कोई इंजर्ड हो जाए, लेकिन किसी को भी आप रेस्ट दे सकते हो। किसी को भी आप, कोई भी ब्रेक लेता है, कोई बुखार से भी थोड़ा 1-2 मैच मिस करता है, तो ये सब में मैं चाहता हूँ जो भी मौका मिले वो ही रन मारे। एक अच्छा स्क्वाड लेके हम जाए और सब पे कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं ये भी करेगा, ये भी करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल बैट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बॉल के बारे में, अगर बॉल से अगर बात करूं, मैं तो पहले भी बोल चुका हूं कि अर्शदीप और बुमराह का आप कंफर्म मान लो और हर्षित का कंफर्म मान लो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप, क्योंकि उसको बैटिंग भी आता है और हार्ड हिट द डेक बॉलर है। तो 3 बॉलर कंफर्म है पेसर में से, अर्शदीप क्योंकि लेफ्ट आर्म बॉलर है, एक बुमराह ऑब्वियस फॉर ऑब्वियस रीजंस, और एक हर्षित। फिर गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध, सिराज हो सकता है एंड की फेस में आ जाए, प्रिंस, उनमें कंपटीशन होगा। और कल प्रसिद्ध ने भी न्यू बॉल के साथ जो किया है वो सोचेगा सिलेक्टर्स एक बार कि नहीं यार प्रसिद्ध ने इतना खराब नहीं किया है। हाँ, कभी कभी महंगा गया है, लेकिन मिडिल पे आके बाउंसर को विकेट लेता है। कल न्यू बॉल्स एक प्रसिद्ध ने अपनी तरफ से तो एक चीज रख दी कि नहीं मैं उतना भी खराब नहीं हूं। इससे बेटर इंडियन क्रिकेट के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। एक प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रहा है कि स्पिनर्स का सबका फॉर्म थोड़ा सा डीप हुआ। अगर आप देखोगे, जडेजा विकेट नहीं ले रहा है, अक्षर पटेल का हालांकि इंडिया के लिए वो अच्छा ही कर रहा था, लेकिन आईपीएल का फॉर्म देकर उनको थोड़ा दूर रखा है। वो आगे आएगा तो कैसा करेगा बैटर और बॉल से, वो देखना है। हर्ष दुबे वंस अगेन विकेट टेकर है, अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बैटिंग से भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि डिफेंसिव बॉलिंग करना सीखना पड़ेगा उनको, कि मार खा रहा हो तो डिफेंसिव बॉलिंग करके थोड़ा कैसे सोच सकते हैं वो। कुलदीप का भी लगता है थोड़ा सा ब्रेक चाहिए उसको, वो भी ऑलमोस्ट श्योर है कि कुलदीप तो जाएगा 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में। बहुत ही खराब करना पड़ेगा कुलदीप को अगर उसको ड्रॉप होना है वर्ल्ड कप से। ठीक है,
तो फिर एक कंपटीशन फॉर श्योर शॉट होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, जडेजा, हर्ष दुबे और अक्षर के बीच। ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा जब इंग्लैंड सीरीज के लिए, ओडीआई सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस होगा, तो क्लियर हो जाएगा कि किस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को आप सिलेक्ट कर रहे हो ओडीआई स्क्वाड में, ठीक है। क्या अक्षर का वापसी होता है, क्या जडेजा का वापसी होता है, वो देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल स्पिन अटैक मुझे लगता है कि अभी के लिए थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट वॉशी मुझे उतना कॉन्फिडेंस देता नहीं है, ठीक है। और बड़े मैच में तो कैप्टन भी उसको उस पर रिलाई नहीं करता है, ठीक है, वॉशी पे, वॉशी द बॉलर पे, ठीक है। हालांकि प्लेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है ओवरऑल, लेकिन जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या फिर कुलदीप का फॉर्म, सबका फॉर्म थोड़ा ऐसा लग रहा है वाइड बॉल फॉर्म में थोड़ा सा डीप हुआ है, थोड़ा सा प्रेशर है कि कितना विकेट कौन लेगा। तो उसमें एक क्वेश्चन मार्क अभी भी है, और सिलेक्टर्स की माइंड पे भी रहेगा किस स्पिनर को हम लेके जाए, ठीक है, कुलदीप को छोड़ के। तो बाकी वो छोड़ के मुझे लगता है कि बैटिंग यूनिट बेहतरीन है, जो बैकअप के प्लेयर भी है ना, मतलब इंडिया अगर सोच रहा है कि 15 मेंबर मेन स्क्वाड सिलेक्ट करेगा, फिर कुछ नेट बॉलर्स को लेके जाएगा, फिर बैकअप के प्लेयर्स भी होते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ फॉर श्योर बैकअप के पार्ट रहेंगे, नंबर 4 मिडिल ऑर्डर के लिए, जिस हिसाब से उन्होंने परफॉर्म किया इस पूरे इंडिया सीरीज के लिए, इंडिया के लिए जब आया वो डोमेस्टिक में जैसा परफॉर्मेंस है। एक देवदत्त पडिक्कल जिसको अभी तक उस हिसाब से मौका नहीं मिला, तिलक वर्मा, जायसवाल, बेहतरीन स्क्वाड लेके इंडिया जाने वाला है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में, ठीक है। फिर घुमा फिर के वही चीज़ है कि बड़े मैच में हम अच्छा करेंगे कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान के क्रिकेट से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, हद से ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, कि ऐसा लगता है कि नहीं, इनको स्पिन फ्रेंडली ट्रैक नहीं दोगे तो ये कुछ कर ही नहीं सकते, स्पेशली फील्डिंग तो इतना खराब हो ही नहीं सकता, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।